हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है कि HCF 306 और 657 का क्या दिया है, 9 दिया है और हमने LCM निकालना है 306 और 657 का। इसके लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है ये दो, अब यहाँ पे लिखा है कि ये दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF ए और बी का और LCM ए और बी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं 306 और 657। इनका हमारे पास HCF दे रखा है, LCM हमने निकालना है। तो हम लिख देंगे इसमें, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे हल। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, HCF किसका 306 और 657 का क्या है यहाँ पे 9। ये क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देंगे हम दिया है और हमारे पास दोनों संख्याएं भी दे रखी हैं 306 और 57। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं HCF ऑफ AB। AB मतलब 2 नंबर हो गई, AB इंटू LCM ऑफ AB। इन दोनों का जो HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर A बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे A बराबर है 306, B बराबर है हमारे पास 657। अब हम लिख देंगे इसमें क्या, HCF AB का कितना दे रखा है यहाँ पे 9 गुना गए। हमने क्या निकालना है, LCM ऑफ AB। हमने यहाँ पे लिख दिया LCM ऑफ AB। ये बराबर क्या हो जाएगा, A की जगह पे हम क्या लिख देंगे 306। तो ये हो गया 306 गुना गए B की जगह पे 657। अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, LCM ऑफ AB की वैल्यू निकाल देंगे। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से 9 से इसको यहाँ काट दिया, तो ये हो गया 9 27, यहाँ पे बचा 3, ठीक है। ये हो गया 9 27, बचा 3, 9 चौको 36, तो ये आ गया 657 गुना गए 34। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, LCM ऑफ AB। हमने यहाँ पे गुणा किया 657 का गुणा किया हमने 34 के साथ, तो ये हो गया 7 चौको कितना हो गया 28, कैरी हुआ 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कैरी हुआ 2, 6 चौको 24 और 2 26। अब 3 सते यहाँ पे हो गया 21, फिर कैरी हुआ 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। अब यहाँ पे कैरी हुआ 1, 3 छके 18 और 1 19। अब यहाँ हो गया 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 यहाँ से कैरी 12 और 1 और 1 कैरी 2। तो इसका जो LCM आया वो आया हमारे कितना 22,338। LCM ऑफ AB की जगह पे मैंने लिख दिया 306 और 657। कितना आ गया मेरे पास, ये आया 22,338। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
हमने ये चेक करना है कि क्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसके लिए हमें लिख हल। अब हमने सबसे पहले लिख दिया यदि किसी संख्या n के लिए ये संख्या क्या है 6n दे रखी है हमारे पास, तो 6n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होगी। अगर यह संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी वह क्या से होगी, 5 से विभाज्य होगी। जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि तो वह 5 से भी विभाज्य होगी। यही तो इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 0 पे समाप्त होगी वह 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम इस 6n की जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह संख्या 5 भी आनी चाहिए। मतलब कि जब मैंने क्या किया, इस 6n के गुणनखंड निकाले, माना 6n के गुणनखंड कोई आया 5 गुना गए, 6 गुना गए, 7 गुना गए, इस टाइप से 6n के मान आए। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, इसके गुणनखंड ऐसे आए। तब यदि यह 5 से विभाज्य होगी, ये संख्या माना 0 पे समाप्त हो रही है, 0 पे ये समाप्त हो रही है माना, तो क्या होगा, ये 5 से विभाज्य होगी। तो यदि क्या होगा, इसके गुणनखंड में जो क्या हो रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड में जो 6n के अभाज्य गुणनखंड आएंगे, मैं संख्या, या इसको मैं लिख देता हूं अभाज्य। ये 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य 5 होगी, 5 होगी या 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, इसके बाद मैं लिख दूंगा इसमें आगे, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, ये भी तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं 6n के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6n को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 गुना गए 3 की पावर n। यही तो हो गया, 2 और 3 को मैंने क्या लिख दिया, 2 3 6 हो गया, 6 की पावर n हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं अभाज्य संख्याएं, 2 और 3। यहाँ तो मेरी जो कल्पना थी क्या हो रही थी कि 5 तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया, यहाँ क्या हो रही है, सिर्फ 2 और 3 आ रही, 2 और 3 आ रही है। तो मैं लिखूंगा कि अंकगणित की अद्वितीयता, अद्वितीयता का मतलब क्या, यूनिकनेस, अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है, निश्चित कराती है कि जो 6n के गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। निश्चित कराती है कि 2 और 3 के
अतिरिक्त, 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है कि जिसके 6n अंक 0 पर समाप्त हो, इसलिए ऐसा कोई n नहीं है जो क्या हो 0 पर समाप्त हो। ये हमने प्रूव करना था कि क्या हो रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए कि 0 पे समाप्त होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वह क्या है। उदाहरण नंबर 5 है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो। यहाँ भी वैसे ही है कि 4n समाप्त होगा कि जब क्या हो जाएगा, इस 4n की जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 5 भी कहीं ना कहीं आएगा। तो जब हमने 4n के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 आ गया। 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 2n ये हो गई। लेकिन यहाँ क्या है, 5 तो है नहीं इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए यह संख्या 5 से तो विभाजित होगी नहीं। अगर ये विभाज्य नहीं होगी तो इसकी जो संभावना है, इसकी संभावना नहीं है। अब यही हमने प्रूव करना था दूसरे वाले क्वेश्चन में कि क्या कि जो 6n है, यहाँ पे 6 सिर्फ क्या हो रहा है, 6n हो रखा है, तो हमने क्या इसी की लैंग्वेज को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसलिए वहाँ पे लिख देंगे हम लास्ट में। अब हम लास्ट में लिख देंगे कि किसी भी n के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमने समाप्त नहीं होगी, ये हमने दिखाना था।